नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो आपका जो सुपर 20 बैच चल रहा है उसका आज कौन सा दिन है? तो उसका आज इसका एग्रीकल्चर का 11वां दिन है। कौन सा दिन है? 11वां दिन है। ये जो अपना सुपर 20 बैच है ये 1 जुलाई से कंटिन्यू चल रहा है। अगर कोई नया जुड़ा है वो जो जितनी वीडियो हो चुकी हैं अभी तक वो पहले पूरी वीडियो जाके देख लेगा प्लेलिस्ट में और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। वो वीडियो सभी देख के उनके क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। 1 जुलाई से होता है, 1 जुलाई से चल रहा है, तो इसकी डेली एक क्लास चलती है। 2 संडे पड़ चुके हैं बीच में, इसलिए आज इसका 11वां दिन है। आज थोड़ी लेट हो गई है क्लास, लेकिन कल से कंटिन्यू चलेगी उसी टाइम पे। तो चलिए, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके जो है 60 क्वेश्चन रहेंगे। 60 क्वेश्चन रहेंगे इसमें एग्रीकल्चर के, और ये सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 327 मिलियन हेक्टेयर, 329 मिलियन हेक्टेयर, 330 मिलियन हेक्टेयर या 333 मिलियन हेक्टेयर? तो जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर। 329 मिलियन हेक्टेयर, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, प्याज उत्पादन से या फल उत्पादन से? तो जो गुलाबी क्रांति है, गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन से। प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सब लोगों को पता ही होगा, जो फल क्रांति से कौन सी संबंधित है, फल उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ये है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन से संबंधित है। और टमाटर से कौन सी संबंधित है? लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन या लाल क्रांति जो है वो टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और आलू से गोल क्रांति, गोल क्रांति जो है वो आलू से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और जो हम बता रहे हैं वो सब नोट करते चलिए और इन सबको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वही आपको कराए जा रहे हैं या उन क्वेश्चन को पूछने के चांसेस हैं, वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करते चलिए। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, DF जॉन्स, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग या नन ऑफ दीज? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, एनी बोरलॉग या डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। पूरा नाम होता है नॉर्मन ई बोरलॉग। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में अगर पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो, या हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और अगर भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में MS स्वामीनाथन है। भारत में MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा किस फसल को फायदा हुआ है? सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को हुआ है? धान को, मक्का को, जौ को या गेहूं को? तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को हुआ है? ये हुआ है गेहूं को। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा गेहूं को हुआ है। D ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था है, तो ये तो सब लोगों को पता होगा, सीआरआई स्टेज। सीआरआई स्टेज जो है वो गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। और इसका पूरा नाम क्या होता है, तो सीआरआई का पूरा नाम होता है क्राउन रूट इनिटिएशन। पहले जब हमने बताया था तब वो एक लड़का कह रहा था कि इनिटिएशन की जगह इरिगेशन होता है, तो इरिगेशन नहीं होता है, क्राउन रूट इनिटिएशन होता है। इनिटिएशन, इरिगेशन नहीं होता है, इनिटिएशन होता है। क्राउन रूट इनिटिएशन जो है वो गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान का वानस्पतिक नाम क्या है। धान का बॉटनिकल नेम क्या है। ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराजा सटाइवा, होडियम बल्गेरी या ऑल ऑफ दीज। तो जो धान का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ओराजा सटाइवा। ओराजा सटाइवा जो है वो धान का बॉटनिकल नेम होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका है, तो जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये गेहूं का है। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में ग्रेमिनी कुल की फसल है। इनमें से ग्रेमिनी कुल की फसल है आलू, गन्ना, तंबाकू या कपास। आलू, गन्ना, तंबाकू या कपास। तो ग्रेमिनी कुल की इनमें से गन्ना जो है वो ग्रेमिनी कुल की फसल है। गन्ना जो है वो ग्रेमिनी कुल की फसल है। ये सब किसकी फसल है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। आलू जो है, आलू सोलेनेसी फैमिली की क्रॉप है। आलू सोलेनेसी फैमिली की क्रॉप है। और जो तंबाकू है ये भी सोलेनेसी की है, और इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और जो कपास है, तो कपास किसकी क्रॉप है, कपास है मालवेसी फैमिली की। मालवेसी फैमिली की क्रॉप है कपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादल का बनना किस लेयर में होता है। बादल का बनना किस लेयर में होता है। ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर। तो जो बादल बनता है वो किस लेयर में बनता है, तो वो बनता है ट्रोपोस्फियर में। बादल ट्रोपोस्फियर में बनता है। इसके बारे में और क्या जानेंगे आप लोग, और क्या पूछा जा सकता है, तो जो सभी जो मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं वो सभी ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। ये वायुमंडल की एक लेयर है ट्रोपोस्फियर। जितनी भी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं वो सभी ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। जितनी भी वायुमंडल मौसम संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फियर लेयर में ही होती हैं। ये जो ट्रोपोस्फियर लेयर होता है ये पूरे वायुमंडल का 95% भाग इसी लेयर में होता है। पूरे वायुमंडल का 95% भाग जो होता है वो ट्रोपोस्फियर लेयर में ही होता है। और जो 15% भाग होता है वो स्ट्रेटोस्फियर में होता है। 15% भाग है वो स्ट्रेटोस्फियर में होता है। 15% भाग स्ट्रेटोस्फियर में होता है और 85% भाग ट्रोपोस्फियर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी होती है। 800 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक या 1600 किलोमीटर तक। तो जो वायुमंडल की ऊंचाई होती है ये होती है 1600 किलोमीटर तक। वायुमंडल की ऊंचाई जो है वो 1600 किलोमीटर तक होती है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IARI कहाँ स्थित है। IARI कहाँ स्थित है। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में या लखनऊ में। तो जो IARI है वो कहाँ स्थित है, ये है दिल्ली में। इसको पूसा बिहार से भूकंप के कारण दिल्ली में स्थापित किया गया था। जो IARI को पूसा बिहार, पहले पूसा बिहार में थी लेकिन भूकंप के कारण इसको दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। तो ये कहाँ पे स्थित है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IIPR कहाँ स्थित है। IIPR कहाँ स्थित है, तो पहले आप लोग इसका पूरा नाम नोट करेंगे। IIPR का पूरा नाम क्या होता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
पल्सिस रिसर्च, पल्सिस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च। नोट कर लिया आपका आप लोगों ने, इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च कहाँ पर है? तो ये है कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च कानपुर में स्थित है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अभी हमने आपको बताया था ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो ये होता है गेहूं का। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है। धान का क्या होता है? तो धान का ओराइजा सटाइवा होता है, ओराइजा सटाइवा। और मक्का का क्या होता है? तो मक्का का होता है जिया मेज, जिया मेज। जिया मेज जो है वो मक्के का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लगभग कितने % भूमि पर खेती होती है? भारत में लगभग कितने % भूमि पर खेती होती है? 25%, 70%, 47% या 57%? तो भारत में कितने % भूमि पर खेती होती है, ये आप लोग हमको बताएंगे कि भारत में कितने % भूमि पर खेती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफलाइन कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति जो है, ऐसे हम आपको एक हर वीडियो में एक आध क्वेश्चन दे देते हैं आपके होमवर्क के लिए, तो उसका आप लोग हमें आंसर दे दीजिए करिए। आपके होमवर्क के रूप में देते हैं, इसलिए देते हैं इससे हमें पता चल सके कि कौन कौन पूरा वीडियो देखता है और कौन कौन इसको पूरा समझता है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से, प्याज से, खून से या टमाटर से? तो जो लाल क्रांति है वो है टमाटर से संबंधित। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का पूरा नाम क्या होता है? फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। फूड, नोट कर लीजिए आप लोग, FAO का पूरा नाम क्या होता है? FAO का पूरा नाम क्या होता है? फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। नोट कर लीजिए आप लोग, फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो जो FAO है वो कहाँ पे स्थित है? ये है रोम में, रोम इटली, रोम इटली। FAO फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लगभग कितने मिलीमीटर वर्षा होती है? भारत में लगभग कितने मिलीमीटर वर्षा होती है? तो भारत में कितने मिलीमीटर वर्षा होती है, इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि भारत में लगभग कितने मिलीमीटर वर्षा होती है? तो 1197 मिलीमीटर। भारत में 1197 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये औसत वार्षिक वर्षा है 1197 मिलीमीटर। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से 1200 सही हो जाएगा। वैसे आप लोग याद कर लीजिए, जो भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 1197 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो भारत में जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और अगर उत्पादकता में पूछ लिया जाए, उत्पादकता में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्पादकता में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है पंजाब। पंजाब। उत्पादकता में प्रथम राज्य पूछ लिया जाए तो पंजाब, और उत्पादन में प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवसादी चट्टान है इनमें से, अब यहाँ पे ये बीच के क्वेश्चन, एक पेज यहाँ पे गायब हो गया है, एक पेज यहाँ पे लग नहीं पाया है, तो इसको अगली क्लास में देख लेंगे। जो एक पेज छूट गया है इसमें भी कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, तो इसको अगली क्लास में देख लेंगे।
नहीं तो यहीं पे एक क्वेश्चन था, वो इम्पोर्टेंट था, वो हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन कौन सा था, तो वो था कि ओजोन परत पाई जाती है, जो ओजोन लेयर होती है, जानते होंगे आप लोग, ओजोन लेयर जो होती है वो कौन से उसमें पाई जाती है, कौन से वायुमंडल की परत में पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। तो जो ओजोन लेयर होती है वो किस में पाई जाती है, आप लोग नोट कर लीजिए, जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं, जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है इसको ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, इसलिए उसको ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। जो स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई होती है वो होती है 18 से 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर, ये स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई होती है। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि वायुमंडल जो सबसे गर्म लेयर होती है वायुमंडल की सबसे गर्म लेयर कौन सी होती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर ही होती है। वायुमंडल की सबसे गर्म लेयर भी स्ट्रेटोस्फीयर होती है, आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे गर्म लेयर स्ट्रेटोस्फीयर ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब ऊपर से प्रकाश आता है तो बीच में तो कहीं रुकता नहीं है, तो इसमें जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ये जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको ये रोक देती है, उनको ये वहीं पे रोक देती है इसी लेयर में, इसलिए ये लेयर जो होती है वो सबसे गर्म होती है। जो ओजोन लेयर है इसमें छेद भी हो गया है, ये किसके कारण हुआ है, लोग कहते हैं कि सूरज में छेद हो गया है, सूरज में नहीं, जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो गया है, इसलिए अब कुछ ज़्यादा प्रकाश पड़ने लगा है। तो ये किसके कारण हुआ है, ये ज़्यादा प्रदूषण के कारण हुआ है। जो ओजोन लेयर में छेद हो गया है ये ज़्यादा प्रदूषण के कारण हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, स्लेट या नीश। तो इनमें से अवसादी चट्टान कौन सी है, अवसादी चट्टान है इसमें बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर को इंग्लिश में सैंडस्टोन बोलते हैं, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो है वो अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कायांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है, बेसाल्ट, डोलोमाइट, रायोलाइट या संगमरमर। तो इसमें से कायांतरित चट्टान कौन सी है, कायांतरित चट्टान है संगमरमर, संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान है, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेनाइट या पीट। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, ये है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अम्लीय आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो ये ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है वो अम्लीय आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान का तो उदाहरण है ही, और ये कैसी आग्नेय चट्टान है, तो ये अम्लीय आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं। ये यूपी कैटेट में पूछा गया है कि चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी जो है उसमें ऐसे पूछा गया था कि पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो बहुत से लोग गलत कर दिए थे, बहुत से लोग पेट्रोल का अध्ययन बता दिए थे। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत बहुत से लोग पेट्रोल का अध्ययन बता दिए थे, तो पेट्रोल का नहीं होता है, इसकी नाम से लग रहा है इसलिए बहुत से लोग लगा दिए थे, बहुत से लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया था। तो पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, चट्टानों का अध्ययन करते हैं। पेट्रोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और याद हो तो अच्छी बात है। अब है अवसादी चट्टान को भी कहते हैं, अवसादी चट्टान को और क्या भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टान, जलीय चट्टान, स्तरीय चट्टान या
नन ऑफ दीज। तो अवसादी चट्टान को जलीय चट्टान भी बोलते हैं। अवसादी चट्टान को जलीय चट्टान भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अवसादी चट्टान का निर्माण जल से भी होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण जल से भी होता है, इसलिए इसको जलीय चट्टान भी बोलते हैं। जल से इसका निर्माण होता है इसलिए जलीय चट्टान भी बोलते हैं। और प्राथमिक चट्टान किसे बोलते हैं? तो आप लोग नोट कर लीजिए, प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को बोलते हैं। प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को बोलते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है ये आग्नेय चट्टानों से ही होता है, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र या फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पायराइट का रासायनिक सूत्र है। पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? FeS2 CaSO4.2H2O CaCO3 या SiO2। तो पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2। पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है? FeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्साइट का रासायनिक सूत्र है। कैल्साइट का रासायनिक सूत्र है। कैल्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 FeS2। FeS2 ये तो पायराइट का ही होता है। कहाँ जा रहा है ये? FeS2 तो पायराइट का ही होता है। और FeTO3 MgFe का उल्टा है SiO3। तो कैल्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। CaCO3 जो होता है वो कैल्साइट का फॉर्मूला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है और कैल्साइट का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, पायराइट का प्रयोग किस मृदा को सुधारने में किया जाता है? पायराइट का प्रयोग किस मृदा को सुधारने में किया जाता है? लवड़ी मृदा, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा या सभी? तो जो पायराइट का प्रयोग होता है वो किस मृदा को सुधारने में किया जाता है? क्षारीय मृदा को। क्षारीय मृदा को सुधारने में जिप्सम और पायराइट का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम और पायराइट का प्रयोग क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है। और अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोलोमाइट खनिज सूत्र है। डोलोमाइट खनिज सूत्र है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या CaMg। तो जो डोलोमाइट का खनिज सूत्र होता है वो होता है CaMg। डोलोमाइट का खनिज सूत्र होता है CaMg। CaMg, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आपका जो 2020 का यूपी कैडेट का पेपर था उसके भी कुछ क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, तो उनको भी करा देंगे, जब टाइम मिलेगा तब उनको भी करा देंगे। और भी कुछ पेपर रखे हैं पुराने, उनको भी करा देंगे। जो 2020 का था वो भी, उसके भी कुछ क्वेश्चन मिल चुके हैं, जैसे GS के मिल चुके हैं, फिजिक्स के मिल चुके हैं और भी सब्जेक्ट के मिल चुके हैं, तो उनको भी आपको करा देंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चन की। उस पिछली बार जो GS आई थी वो ज़्यादा टफ नहीं आई थी, सरल ही आई थी, तो उसका आपको सॉल्व करा देंगे पेपर, चिंता मत करिए। चलिए तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? पोमोलॉजी जो है वो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी या इटालियन? तो जो पोमोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है? पोमोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है, ये अपवाद है। पोमोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी जो है ये अपवाद है। पोमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये दो अपवाद हैं, ये दो लैटिन भाषा के शब्द हैं। बाकी के जितने भी के अंत में लॉजी आ जाए, लॉजी या बाई आ जाए, तो ये किसके होते हैं? ये सारे ग्रीक वर्ड होते हैं। ये सारे ग्रीक वर्ड होते हैं। जिसके भी अंत में लॉजी या बाई आ जाए वो सारे ग्रीक वर्ड होते हैं। लेकिन ये पोमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जो हैं वो लैटिन वर्ड होते हैं। ये दो अपवाद हैं। और लैटिन वर्ड कौन से होते हैं? तो जिनके अंत में कल्चर आ जाए, जिनके अंत में कल्चर आ जाए वो सारे आपके लैटिन वर्ड हो जाते हैं।
तो आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि जिसके अंत में कल्चर आ जाए वो आपके लैटिन वर्ड हैं, और जिसके अंत में लॉजी आ जाए वो आपके ग्रीक वर्ड हैं, लेकिन पोमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को छोड़ के। ज़्यादातर ये अपवादी होते हैं, वही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनहरी क्रांति के पिता हैं। सुनहरी क्रांति के पिता हैं। सुनहरी क्रांति के पिता कौन है? निकोलस एपर्ट, डॉक्टर वीपी पॉल, डॉक्टर केएल चड्ढा, डॉक्टर हरभजन सिंह। तो सुनहरी क्रांति के पिता कौन है? ये हैं डॉक्टर केएल चड्ढा। सुनहरी क्रांति के पिता हैं डॉक्टर केएल चड्ढा। डॉक्टर केएल चड्ढा जो हैं वो सुनहरी क्रांति के पिता हैं। और ये निकोलस एपर्ट क्या हैं? तो ये फादर ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ये किसके पिता हैं? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के, फादर ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये डॉक्टर हरभजन सिंह हैं, ये भिंडी से संबंधित हैं। हरभजन सिंह जो हैं वो भिंडी से संबंधित हैं। पूछा जा चुका है कि डॉक्टर हरभजन सिंह किससे संबंधित हैं? तो ये भिंडी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनार के फल का प्रकार है। अनार के फल का प्रकार है बेलास्टा, हेस्पेरिडियम, एम्फिसार्का या आस्टिफल। तो अनार के फल का प्रकार क्या होता है? जो अनार के फल का प्रकार होता है वो होता है बेलास्टा। बेलास्टा होता है वो अनार के फल का प्रकार होता है। आप लोगों में से कल कोई पूछ रहा था कि सर आपका नाम क्या है? तो हमारा नाम सुन लीजिए। हमारा नाम क्या है? तो हमारा नाम है अभिषेक सर। हमारा नाम है अभिषेक सर। ध्यान कर लीजिए आप लोग, कल कोई पूछ रहा था इसलिए मैंने बता दिया है। हमारा नाम अभिषेक सर है और जो आपको साइंस पढ़ाते हैं उनका नाम टॉपर अमन सर है। चलिए तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ऐसा करिए, अपना अपना अटेंडेंस दे दीजिए। अपना अपना अटेंडेंस दे दीजिए जिससे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखरोट का खाया जाने वाला भाग है। अखरोट का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? बीजचोल, एरेल, बीजपत्र या भ्रूणपोष। अखरोट का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो ये है बीजपत्र। बीजपत्र जो है वो अखरोट का खाया जाने वाला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नट फलों का राजा किसे कहते हैं? तो नट फलों का राजा भी अखरोट को कहते हैं। लीची में कैल्शियम प्रतिशत है। लीची में कैल्शियम परसेंट कितना होता है? तो लीची में जो कैल्शियम होता है वो 0.21% होता है। लीची में कैल्शियम 0.21% होता है। और जो सबसे अधिक कैल्शियम होता है वो लीची में ही पाया जाता है। सबसे अधिक कैल्शियम कौन से फल में पाया जाता है? तो वो लीची ही है। लीची में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.21%। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है, तो आप लोग याद कर लेंगे जो सबसे अधिक कैल्शियम होता है वो लीची में पाया जाता है, 0.21%। इलाहाबादी सफ़ेदा किसकी प्रजाति है? इलाहाबादी सफ़ेदा किसकी प्रजाति है? सेब की, अमरूद की, आम की या केला की? तो जो इलाहाबादी सफ़ेदा है ये काफ़ी बार बता चुके हैं, इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद की प्रजाति है। इलाहाबादी सफ़ेदा जो है वो अमरूद की प्रजाति है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है। इसमें वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है। प्लांट हार्मोन कितने होते हैं? तो आप लोग नोट कर लीजिए। प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं नोट कर लीजिए। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहला होता है ऑक्जिन, ऑक्जिन। दूसरा होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन को GA3 बोलते हैं। दूसरा होता है जिब्रेलिन। तीसरा होता है साइटोकाइनिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। तीसरा होता है साइटोकाइनिन। ये तीनों जो हैं ये तीनों वृद्धि वर्धक हार्मोन है, मतलब वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन है।
ये तीनों वृद्धि वर्धक हार्मोन है, वृद्धि वर्धक। और जो दो होते हैं आपके, एक एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड, इसको ABA बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड, इसको ABA बोलते हैं। और एक होता है इथाइलिन, एक होता है इथाइलिन। ये जो हार्मोन होते हैं वो वृद्धि रोकने वाले हार्मोन होते हैं, मतलब ये दोनों हार्मोन वृद्धि रोकते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। और जो ऊपर के तीन हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, वो वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन होते हैं, वृद्धि वर्धक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें एब्सिसिक एसिड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपारी के फल का प्रकार है, सुपारी के फल का प्रकार है। तो जो सुपारी के फल का प्रकार होता है वो क्या होता है, नट, सुपारी के फल का प्रकार नट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंगूर का खाए जाने वाला भाग है, अंगूर का खाए जाने वाला भाग कौन सा है, प्लेसेंटा, बीजचोल, मध्य फलवृत्ति या पेरिकार्प। तो अंगूर का खाए जाने वाला भाग होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है वो अंगूर का खाया जाने वाला भाग होता है। अंगूर का जो होता है वो होल बेरी खाया जाता है, होल बेरी, पूरा फल खाया जाता है, अंगूर का पूरा फल खाया जाता है। तो इसमें प्लेसेंटा भी होता है, प्लेसेंटा भी खाया जाता है और पेरिकार्प भी खाया जाता है। लेकिन अगर इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, प्लेसेंटा और पेरिकार्प, तो आप प्लेसेंटा पे ही टिक करेंगे, प्लेसेंटा सही होगा। और अगर प्लेसेंटा नहीं दिया है, पेरिकार्प दिया है, तो पेरिकार्प सही होगा। और दोनों ऑप्शन दिए हैं तो प्लेसेंटा सही होगा। तो आप लोग इन दोनों को याद कर लीजिए, अंगूर का खाया जाने वाला भाग होता है प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फलों में फ्रक्टोज पाई जाती है। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ये होती है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है वो फलों में पाई जाती है। नीलम किसकी प्रजाति है, नीलम किसकी प्रजाति है, केला की, आम की, पपीता की या सेब की। तो जो नीलम है वो आम की प्रजाति है, नीलम किसकी प्रजाति है, आम की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पपीते की सबसे बौनी प्रजाति है, पपीते की सबसे बौनी प्रजाति है, पूसा मैजेस्टी, सूर्या, पूषा नन्ना या ताइवान। तो पपीते की सबसे बौनी प्रजाति कौन सी है, ये है पूषा नन्ना, पूसा नन्ना जो है वो पपीते की सबसे बौनी प्रजाति है। इसे गृह वाटिका में यूज किया जाता है, पूषा नन्ना जो प्रजाति है इसको गृह वाटिका में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, गृह वाटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पपीते की बीज दर होती है, पपीते की बीज दर कितनी होती है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम या 1000 ग्राम। तो जो पपीते की बीज दर होती है वो होती है 500 ग्राम, पपीते की बीज दर 500 ग्राम होती है। इसके जो पौध डालने का समय होता है वो होता है जून से सितंबर, पौध डालने का समय होता है, पौध डालने का, ये 1 हेक्टेयर के लिए होती है 500 ग्राम, 1 हेक्टेयर के लिए। पौध डालने का समय होता है जून से सितंबर, जून टू सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरूद में रेशे की मात्रा कितनी होती है, अमरूद में रेशे की मात्रा कितनी होती है। तो अमरूद में रेशे की मात्रा, इसमें क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें वैसे तो क्लियर तो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अमरूद में जो रेशे की मात्रा होती है वो 8.9 ग्राम होती है, 8.9 ग्राम। अमरूद में रेशे की मात्रा 8.9 ग्राम होती है। अब इसको परसेंट निकालेंगे तो परसेंट 100 ग्राम में 8.9 ग्राम हो गया, तो 100/8.9, तो इसका परसेंट निकालेंगे तो इसका परसेंट आएगा 11.1 या 2%, 11.2 कर लेते हैं, एक बहुत दूर तक आएगा, तो 11.2%। जो अमरूद में रेशा होता है वो 11.2% होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें आपका जो है वो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 15%, क्योंकि यही इसके लगभग दिया हुआ है, तो जो इसके लगभग दिया हुआ है वही सही हो जाएगा। और अगर
आप लोग याद कर लीजिए कि अमरूद में रेशे की मात्रा कितनी होती है, तो 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम या 11.2%, 11.2%, या इसको 12% याद कर लीजिए, 11.2% या 12%, कोई भी ऑप्शन आ जाए सही हो जाएगा। अभी आपके डेयरी के क्वेश्चन आ चुके हैं, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे, कल आपके जो क्वेश्चन कराएंगे वो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन करा देंगे, कल आपके इंजीनियरिंग के क्वेश्चन करा देंगे, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। इंजीनियरिंग, एक लड़का कोई कह भी रहा था कि इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड किया करो, तो जो कल वाली क्लास होगी उसमें आपके इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे कल, और किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं चलेंगे। तो मन आ गया तो और किसी सब्जेक्ट के भी चला देंगे, लेकिन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी कल आपको मिलेंगे। तो ये साहिवाल गाय का दुग्ध उत्पादन क्या होता है, तो जो साहिवाल गाय का दुग्ध उत्पादन होता है ये 2150 लीटर होता है, 2150 लीटर प्रति ब्यात साहिवाल गाय का दुग्ध उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय की विदेशी नस्ल है, गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? ब्राउन स्विस, करन फ्रिज, गरनसी या A&C बॉथ। तो गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है इसमें? जो गरनसी है ये भी विदेशी नस्ल है, और ब्राउन स्विस भी विदेशी नस्ल है, और ये करन फ्रिज है ये इंडियन नस्ल है। करन फ्रिज ये भारत की संकर नस्ल है, भारत की संकर नस्ल है। इसका क्रॉस NDRI में कराया गया था। जो करन फ्रिज गाय है इसका क्रॉस कहाँ कराया गया था? तो NDRI में कराया गया था, NDRI में इसका क्रॉस कराया गया था। किस किस के साथ क्रॉस कराया गया था? तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं अभी। जो करन फ्रिज का क्रॉस है ये किसके साथ कराया गया था? तो ये कराया गया था थारपारकर, थारपारकर भारत की गाय की नस्ल है, थारपारकर क्रॉस हॉलस्टीन फ्रीजियम, क्रॉस हॉलस्टीन फ्रीजियम, हॉलस्टीन फ्रीजियम के साथ क्रॉस कराया गया था। जो भारत की थी वो फीमेल काउ थी और इधर का मेल था, विदेश का मेल था और भारत का फीमेल था। तो इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया, तो उससे क्या बना? इससे बना करन फ्रिज, करन फ्रिज। इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया था तो करन फ्रिज बना था। ये जो है भारत की, ये भारत की संकर नस्ल है, इसमें भारत की विदेशी नस्ल पूछा है, तो इसका A&C ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्राउन स्विस का ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है? तो आप लोग नोट कर लीजिए, ब्राउन स्विस का ओरिजिन प्लेस होता है स्विट्जरलैंड, ब्राउन स्विस का ओरिजिन प्लेस स्विट्जरलैंड होता है, और गरनसी का फिर होता है फ्रांस, गरनसी का होता है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानीखेत बीमारी किस में होती है? रानीखेत बीमारी किस में होती है? गाय, भैंस, भेड़ या मुर्गी? तो जो रानीखेत बीमारी होती है ये सब लोगों को पता होगा, ये मुर्गी में होती है, रानीखेत बीमारी मुर्गी में होती है। IVRI कहाँ स्थित है? IVRI कहाँ स्थित है? IVRI का पूरा नाम लिखेंगे आप लोग, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। IVRI का पूरा नाम होता है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, एक होता है IVRI और एक क्या होता है? एक होता है IIBR, एक होता है IVRI, एक होता है IIBR। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो IVRI होता है वो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है वो होता है इज्जतनगर बरेली में, इज्जतनगर बरेली में इंडियन वेटनरी रिसर्च होता है इज्जतनगर बरेली में। और जो IVRI तो इज्जतनगर बरेली में हो गया, और जो IIBR होता है, IIBR इंडियन इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है वाराणसी में,
जो IIBR होता है ये वाराणसी में होता है और IBRI बरेली में। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केन कथा गाय का जन्म स्थान है। केन कथा गाय का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र। केन कथा गाय का जो जन्म स्थान होता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र होता है। तो ये बांदा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही पड़ता है। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर बांदा नहीं दिया होता, बुंदेलखंड क्षेत्र दिया होता तो बुंदेलखंड क्षेत्र सही हो जाता। दुम की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल, दुम की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो दुम की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, ये आप लोग हमको बताएंगे जी। दुम की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी होती है? और जो काकरेज है ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। नोट कर लीजिए, काकरेज है ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। आप लोगों को पता होगा ये, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। आप लोग इसका आंसर देंगे कि दुम की चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध होती है? काकरेज तो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। और जो काकरेज है ये गाय की सबसे बड़ी नस्ल होती है। भारत की गाय की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो ये काकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध की उपलब्धता भारत में कितनी है? दूध की उपलब्धता भारत में कितनी है? तो इसको आप लोग नोट करिए, दूध की उपलब्धता भारत में कितनी है? तो ये जो 307 ग्राम है ये कब का डेटा है? तो जो 307 ग्राम है ये 2013-14 में थी। 2013-14 में 307 ग्राम थी। प्रति व्यक्ति पूछिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध होता है? एवरेज लगाया है ये। तो 307 ग्राम जो 2013-14 में था और 2016-17 में कितना हो गया? 2016-17 में 340 ग्राम हो गया। 2016-17 में 340 ग्राम हो गया। और जो 2019-20 का डेटा है, अभी का क्लियर नहीं, अभी का अपडेट नहीं हुआ है अभी। 2019-20 का जो डेटा है उसमें था 406 ग्राम। 406 ग्राम 2019-20 के डेटा में, अभी का अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो 2019-20 का ही आप लोग याद रखेंगे, 406 ग्राम। और 307 ग्राम कब था? 2013-14 में। 340 ग्राम 16-17 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2016-17 में 340 नहीं था, सॉरी एक मिनट देखिए। 2016-17 में जो था वो 355 था, 355। तो इसमें अगर यही ऑप्शन दिए हों कैटेट में तो आपका 350 सही हो जाएगा। 406 नहीं दिया है तो आपका 350 सही हो जाएगा। ये कब का डेटा है 355? तो ये 2016-17 का है। 2016-17 का डेटा है 355 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भैंस में गलकंबल पाया जाता है? किस भैंस में गलकंबल पाया जाता है? मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना या सूरती? तो जो गलकंबल है वो जाफराबादी भैंस में पाया जाता है। गलकंबल जाफराबादी भैंस में पाया जाता है। मुर्रा भैंस का रंग जेट ब्लैक होता है, पता होगा आप लोगों को। और जो सूरती भैंस है इसके रंग हाशिए के आकार के होते हैं, इसके सींग हाशिए के आकार के होते हैं। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे केवल दुग्ध दिवस दिया हुआ है। तो दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ये विश्व का दुग्ध दिवस है। कब का है? विश्व दुग्ध दिवस। जो विश्व दुग्ध दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारतीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, भारत का दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 जून को। नहीं सॉरी, उल्टा हो गया यहाँ पे। जो विश्व का है वो तो 1 जून को मनाया जाता है। इसमें 1 जून तो कहीं ऑप्शन दिया नहीं है। तो यहाँ पे भारत वाला जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1 मिनट दोबारा देख लीजिए आप लोग। ये भारत का दुग्ध दिवस जो है, भारत का दुग्ध दिवस जो है, भारत का दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस जो है वो 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को और क्या होता है,
तो 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनडीआरआई कहाँ स्थित है? एनडीआरआई जो है वो कहाँ स्थित है? करनाल, आनंद, बरेली या झांसी? तो जो एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो आपके आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब आपको जो कल कराए जाएंगे क्वेश्चन, आज आपको शाम को उसकी क्लास चलेगी साइंस की, तो आप लोग शाम को आइएगा। आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे डेली प्रैक्टिस करने के लिए आपका अब जो टाइम है जो परीक्षा का वो 5-6 दिन आगे बढ़ चुका है, तो आप लोग इसमें ढील नहीं देंगे। ये नहीं सोचेंगे अरे आगे बढ़ गया है तो अब थोड़ा आराम कर लें। आराम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आगे बढ़ा है टाइम वो केवल आपके लिए ही थोड़ी बढ़ा है, ये तो सब लोगों के लिए बढ़ा है। तो आप लोग इसमें मेहनत को लगातार बना करे रखेंगे, मेहनत लगातार जारी रखेंगे, जिससे आपके सिलेक्शन में कोई रुकावट ना हो। आपको ज़्यादा टाइम मिल गया है तो आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो आपके रैंक जो है वो और अच्छा आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।